Hi, this is quiz number 12 for Civil Services Examination Prelims 10th of October 2021. Let us begin. First section है Polity का. Consider the following statements. Article 163 deals with the appointment of the governor. हर राज्य में एक गवर्नर होता है और आर्टिकल 163 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन स्टेट्स. Article 11 gives power to Parliament to enact laws regulating citizenship. Article 11 में Parliament citizenship को regulate कर सकती है. You have to tell the correct statements. See, जो 163 है ना, is this about governor appointment? No. Article 163 में governor appointment नहीं है. जैसे हम पार्ट 6 में आते हैं 151 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हुआ, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा. तो जो नेक्स्ट पार्ट 6 स्टार्ट हुआ ना, तो गवर्नर तो उसके स्टार्टिंग में ही आना चाहिए. तो 162 आर्टिकल तक गवर्नर खत्म हो जाता है. फिर 163 ऑनवर्ड्स होता है, वो फिर बताता है चीफ मिनिस्टरशिप लाइक दैट. जैसे पार्ट 5 में है, पहले प्रेसिडेंट आता है, फिर कॉम आता है. तो स्टेट में भी सिमिलर पैरेलल चलता है. पहले गवर्नर आएगा तो वो शुरुआत में आएगा, फिर 163 ऑनवर्ड कॉम और एटसेट्रा चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आर्टिकल 11, सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. शुरू के जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 11 में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट नियम बना सकती है सिटीजनशिप एटसेट्रा को रेगुलेट करने के लिए. सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, 2 ओनली. ये गलत है एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. फिर इसके बाद आर्टिकल 12 और फिर फंडामेंटल राइट्स चालू हो जाएंगे. सो जो 11 है दैट इज 5 टू दिस 11, that is about citizenship. So the right option here is B, 2 only. Okay. Next question. Consider the following statements regarding the legislative councils. राज्य में विधानसभा होती है और एक होती है विधान परिषद. विधान परिषद को ही इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल. हर राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों में बस लेजिस्लेटिव काउंसिल है. The total number of members in the legislative council of a state cannot be less than 40. तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 40 से कम नहीं हो सकती, मिनिमम. The legislative council of a state is subject to dissolution along with legislative assembly every 5 year. तो हर 5 साल में जैसे विधानसभा डिसॉल्व होती है, ऐसे ही विधान परिषद भी डिसॉल्व होगी. लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एवरी 5 ईयर. सो यू हैव टू टेल करेक्ट ऑप्शन क्या है. अब जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें लिखा कि हर 5 साल में राज्यों में चुनाव होते हैं, विधानसभा, फिर नेक्स्ट विधानसभा आती है. दिस इज ट्रू, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का ऐसा नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी लेस देन 40. तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि 40 से कम नहीं हो सकते. और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, उसकी 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते. सो 1/3 दिस मैक्स एंड 40 जो है वो मिनिमम हो सकता है दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल में. सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए, 1 ओनली. दिस इज ट्रू. टोटल मेंबर जो है वो लेस देन 40 नहीं होगा और ये लिखा है आर्टिकल 171 में. ऑल राइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी. यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और बताना है डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू क्या है. द इंटेलिजेंस ऑफ एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन. अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स. ये जो है ना, इस टाइप के स्टेटमेंट्स पिछले 2-3 साल से काफ़ी आ रहे हैं, इस टाइप के सवाल. और ऐसे सवालों को डील करने के लिए बेस्ट सोर्स होता है एनसीईआरटी. क्लास 11th की एनसीईआरटी, 9, 10th, 11 रीड इट मल्टीपल टाइम्स. उसमें एक्चुअली ये दिया गया है कि हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया वो क्यों किया. डेमोक्रेसी के अलावा और भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट डेमोक्रेसी जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्राई किए उसमें से बेस्ट है डेमोक्रेसी. वाई? बिकॉज डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू निकाल के लाती है इंटेलिजेंस ऑफ, कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी, आम जनता, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन का. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब जैसे बाकी जो 2-3 स्टेटमेंट्स थे ये आउटराइटली बोगस लग रहे हैं.
अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, ये कभी नहीं होगा, इसके लिए हम डेमोक्रेसी और इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट ट्रू। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन, ये भी बोगस स्टेटमेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपीरियर? नॉट ट्रू। स्ट्रेंथन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, नो, स्ट्रेंथन हमेशा पीपल को किया जाता है, सिटीजन को किया जाता है, ना कि लीडर्स को, स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। तो ये तीनों तो वैसे भी गलत है, दिस ओनली इज ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए। नेक्स्ट, consider the following statements. Protection provided under Article 22, fundamental rights है, Article 22 against arrest and detention does not apply to enemy alien and those detained under preventive detention law. तो आर्टिकल 22 में कुछ राइट्स दिए गए हैं अरेस्ट और डिटेंशन के, ये एनिमी एलियन को नहीं मिलेगा और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी नहीं मिलेगा। Persons detained under preventive detention law need not be presented before judicial magistrate within 24 hour. नॉर्मली क्या होता है कि अगर अरेस्ट एंड डिटेंशन है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। बट अगर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो वहाँ ये 24 घंटे वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली ट्रू है। या वैसे भी एनिमी एलियन है, तो जब एनिमी एलियन होता है तो उसको फंडामेंटल राइट्स वैसे भी प्रोवाइड नहीं होंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए अगर हमने किया है तब भी ये जो नॉर्मल केस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है वो फिट नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर हियर इज सी, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वन थिंग ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, फंडामेंटल राइट है ये सैक्रोसैंक्ट नहीं होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स हमेशा क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड। ओके, दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसी को हम बोल देते हैं बजट, एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शैल बी प्रेजेंटेड ओनली इन हाउस ऑफ पीपल। अब इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जैसे ओनली लिखा है तो ये नैरो कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि ये केवल हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा में ही आएगा, ये राज्यसभा में नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट का मतलब है इट शैल बी प्रेजेंटेड ओनली इन हाउस ऑफ पीपल। ऐसे स्टेटमेंट्स में कई बार कंफ्यूजन होता है रियल एग्जाम में। इसका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, मोस्ट ऑफ यू हिंदी आपकी अच्छी है, तुरंत जो भी रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना वो एक सवाल आप उसको पढ़ लो। ये सवाल बड़े आसान लगने लग जाते हैं जब आप उसका हिंदी का अनुवाद पढ़ोगे। तो इट शैल बी प्रेजेंटेड ओनली इन हाउस ऑफ पीपल, तो जहां भी कंफ्यूजन है देर इज नो शेम, तुरंत हिंदी में स्विच करो और हिंदी में उसको देखो क्या पूछना चाहता है, प्रश्न समझ में आ जाएगा तो अपने आप उसका जवाब भी सही हो जाएगा। ओके, सो इट शैल बी प्रेजेंटेड ओनली इन हाउस ऑफ पीपल। इट प्रोवाइड्स स्टेटमेंट्स ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यू हैव टू टेल करेक्ट ऑप्शन क्या है। बजट का मतलब ही होता है कितना आमदनी हुआ, कितना खर्चा हुआ, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। इट शैल बी प्रेजेंटेड ओनली इन हाउस ऑफ पीपल, नो, बजट जो होता है वो राज्यसभा में भी जाता है, ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा का है। सो द राइट आंसर हियर इज बी, टू ओनली, टू ओनली, बजट राज्यसभा भी जाएगा। सो दिस इज टू ओनली। ओके, ये गलत हुआ और ये ट्रू हो गया। सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी। नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी। पिछले कुछ टाइम से कच्चे तेल की कीमत में बहुत उछाल आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये वर्ड हम सबसे ज्यादा देखते हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये है क्या? इट इज ब्लेंड ऑफ क्रूड ऑयल रिकवर्ड फ्रॉम द पर्शियन गल्फ। जो मैक्सिमम ऑयल है वैसे भी वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ज्यादातर ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो पर्शियन गल्फ का जो ऑयल है वो हो जाएगा ब्रेंट क्रूड, और उससे इंटरनेशनल डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल का डिटरमाइन कर रहे हैं। इट इज लाइट एंड स्वीट ग्रेड क्रूड ऑयल, तो ये लाइट है, टेक्सचर इसका स्वीट है, एंड दिस इज लाइट एंड स्वीट क्रूड ऑयल। सो यू हैव टू टेल करेक्ट ऑप्शन क्या है। ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, ये पर्शियन गल्फ का नहीं है, ये नॉर्थ सी का है। ये जो जगह है वैसे भी नॉर्थ सी है। अब इसके नाम में ही देखिए, ये जो नाम है ना ये इंग्लिश नेम है, तो पर्शियन गल्फ तो नहीं होना था वैसे भी। ये ब्रेंट क्रूड है, ब्रेंट क्रूड कहाँ पे होगा? नॉर्थ सी, यूके के इधर इस साइड नॉर्थ सी का है ये ब्रेंट क्रूड। सो दिस इज रॉन्ग। यस, ये लाइट एंड स्वीट ग्रेड क्रूड ऑयल होता है। सो द राइट आंसर इज बी, बी, टू ओनली। ऑलराइट, नेक्स्ट,
नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर, आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में हमने एलिफेंट कॉरिडोर्स पढ़ा है, हैव अ लुक। नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर इज सिचुएटेड ऑन अ प्लेटू connecting the western and eastern Ghats. Nilgiri. Some of the tributaries of the river Kaveri have their catchment area within the Nilgiri Biosphere Reserve. अब यहाँ दो चीज़ ध्यान रखनी है। जो नीलगिरी एरिया है, नीलगिरी एरिया मतलब नीलगिरी को वैसे भी जंक्शन बोलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। तो एलिफेंट कॉरिडोर होगा। कॉरिडोर्स ऐसे स्ट्रिक्टली मार्क तो होते नहीं है, ये ओवरलैप होता है, तो मतलब ब्रॉड हो जाता है, एकदम नैरो डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस पूरे जोन में होगा ये। नीलगिरी कॉरिडोर सिचुएटेड है प्लेटू कनेक्टिंग द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। ये ट्रू है, इस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग नहीं कर सकते, तो दिस हैज टू बी ट्रू। सम, जहां ये कीवर्ड लिखा होता है ना सम, उस स्टेटमेंट के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सम ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी हैव देयर कैचमेंट एरिया। रिवर है, रिवर कहाँ से पानी को कैच कर रही है, वाटर को कैच कर रही है, तो वो उसका कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आके रिवर में मिलेगा और फिर रिवर एक जाइंट रिवर में कन्वर्ट होगी। तो कैचमेंट एरिया, पानी को कैच कर रहे हैं, वो विद इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ऑब्वियसली फॉरेस्ट है, कैचमेंट एरिया ज़्यादा होता है, और ये यहीं पर है। कावेरी वैसे भी नीचे है, कृष्णा ऊपर है, तो इट हैज़ टू बी ट्रू। सो द राइट आंसर इज C. Right answer is C, both 1 and 2. All right. Next. Which of the following country does not border Syria? ये जो मिडिल ईस्ट है ना, और इस बार तो अफगानिस्तान बहुत फेवरेट है। पिछले बार सीरिया में पिछले कुछ टाइम से ट्रबल चल रहा था, तो हर साल करीब सीरिया मिडिल ईस्ट से सवाल आए। Which of the following country does not border Syria? फिर से सवाल है, सीरिया से बॉर्डर शेयर नहीं करती। वेरी इजी क्वेश्चन, टेल। जॉर्डन, ईरान, टर्की, इजराइल। तो कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करेगी? ये जो सीरिया है ना, ये टुवर्ड्स और इधर मेडिटेरेनियन तरफ जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे ईरान नहीं आएगा, ईरान नहीं आएगा। जॉर्डन है, टर्की है, इजराइल है, ईरान नहीं होगा। तो डज नॉट लिखा है, तो राइट आंसर इज बी, ईरान यहाँ पे नहीं होगा। लुक एट दिस मैप, ये सीरिया है ना, सीरिया के इस साइड इराक है, फिर इराक ऐसे ओपनिंग आके यहाँ पे दिस गल्फ ऑफ दिस पर्शिया में आ जाएगा, यहाँ कुवैत है। ये जो ईरान है, ईरान सीरिया से कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज बीच में टर्की और इराक आ जाता है। फिर ये सीरिया है, सीरिया के नीचे ये जॉर्डन है, जॉर्डन के बाद आ जाता है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया और सीरिया भी बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे लेबनान है, और ये थोड़ा सा पोर्शन इजराइल का भी है। इजराइल, लेबनान, ऊपर टर्की, इधर इराक, तो ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं सीरिया के साथ। टर्की इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ब्लैक सी है और नीचे मेडिटेरेनियन सी है। ओके, सो दिस इज सीरिया। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो रिवर्स हैं, तीन रिवर्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या होती है कि यूजुअली रिवर क्या होती है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। तो रिवर्स जो भी होती है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी मतलब हायर एल्टीट्यूड है, वहां से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ बहेगी, ढलान की तरफ बहेगी। जैसे इंडिया का मैप देखते हैं ना, ये इंडिया का जैसे मैप है, तो ये रिवर डिवाइड है, ऐसे रिवर डिवाइड है, वाटर डिवाइड है। यहाँ एक पड़ जाती है रिफ्ट वैली, उस रिफ्ट वैली के कारण रिवर्स जो है, यूजुअली डेक्कन का स्लोप ऐसा है, तो मैक्सिमम रिवर बे ऑफ बंगाल जानी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट वैली, ये जो नर्मदा और ताप्ती है, ये बहती है टूवर्ड्स दिस अरेबियन सी, बिकॉज ये रिफ्ट वैली में फंस जाती है। स्लोप इनका इधर हो जाता है रिफ्ट वैली के कारण। रिफ्ट वैली क्या है, ये नॉर्मल प्लेन है, बीच में गड्ढा हो गया, दैट इज रिफ्ट वैली। सो नर्मदा रिफ्ट वैली है, ताप्ती रिफ्ट वैली है। जो दामोदर है, दामोदर आगे जाके हुगली में मिलेगी, सोरो ऑफ दिस बिहार, दामोदर, बंगाल, दामोदर जो है ना, ये भी रिफ्ट वैली में होती है। सो द राइट आंसर हियर इज डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसी में फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे दामोदर को टेम करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज यहाँ बहुत फ्लड्स वगैरह आते थे, सोरो ऑफ बंगाल। ओके, कोसी रिवर में भी बहुत फ्लड्स आते हैं, तो वो बिहार का सोरो हो जाती है। सो द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। पॉपुलेशन कंट्रोल, अभी बहुत पॉलिसी मेकिंग चल रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट से सवाल आना चाहिए, पॉपुलेशन डेमोग्राफी से रिलेटेड। TFR
अबाउट 2.1 है चिल्ड्रन का पर वुमेन इज कंसिडर्ड एज द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, मतलब जितने पेरेंट्स हैं फिर बच्चे भी उतने ही आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, वो कांस्टेंट रहेगी, तो उसको बोला जाएगा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इंडिया का टीएफआर हैज फॉलन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अब इंडिया का जो टीएफआर है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से नीचे आ गया है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सी, इंडिया में अभी भी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ये हमें पता है, पॉपुलेशन अभी भी नोवेयर नियर कि हम कांस्टेंट हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है, नो। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से तो टीएफआर नीचे आया ही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया का टीएफआर 2.1 से तो ज्यादा ही होगा, इट इज अराउंड 2.2, इट इज नॉट बिलो, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टोटल फर्टिलिटी लेवल 2.1 है तो उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो द राइट आंसर हियर इज ए, वन ओनली। ओके, सो दिस कंप्लीट्स ज्योग्राफी। अब हम आते हैं हिस्ट्री में। Which of the following is are listed under the UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity? टेंजिबल वो होते हैं जिसको हम टच स्मेल ये देख सकते हैं, इनटेंजिबल होते हैं जो मतलब फिजिकली नहीं है, इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इनमें से क्या लिस्टेड है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में? ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो यूनेस्को की और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह है वो भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, छऊ डांस, कुंभ मेला, ये जो तीनों के तीनों है ना, ये तीनों इंक्लूडेड है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। सो द राइट आंसर हियर इज डी, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, नेक्स्ट, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह। विनोबा भावे जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंडिविजुअल सत्याग्रह ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद, क्या हुआ था जिससे डिससेटिस्फाइड हुए गांधी जी और उन्होंने बोला दिस इज टाइम फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये जो दौर है ना, ये 1940 का दौर है, वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गई है, ब्रिटिशर्स इंडिया का सपोर्ट चाहते हैं वर्ल्ड वॉर में, तो वो अगेन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लाएंगे, इंडिया को लालच देंगे कि हम आपको ये प्रोविजन दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लाइक दैट। गांधी जी मास स्केल मूवमेंट करना चाहते हैं, बट अभी भी इंडिया उसके लिए रेडी है या नहीं है, तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना इंडिविजुअल सत्याग्रह किया जाए फॉर टाइम बिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इरोडेड ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडी, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। स्टेट ऑफ अनटचेबल्स इन द कंट्री, अब ये तो प्रॉब्लम बहुत पहले से, दिस इज नॉट द ट्रिगर फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। August offer made by the British during the course of the Second World War, religious intolerance in the countryside। अब जैसे 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 हमने पढ़ा था ना 1909 ने सीड्स डाल दिए थे दिस कम्युनल टेंशन के, ये अब धीरे धीरे बढ़ेगा और 1947 में इसका पीक आएगा और देश का बंटवारा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रीजन नहीं है इंडिविजुअल सत्याग्रह का, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट आंसर है, ट्रिगर है वो अगस्त ऑफर था जिसमें डोमिनियन स्टेटस और ऐसी बातें कर रहे थे ब्रिटिश। गांधी जी ने बोला नो, इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे बिकॉज डिससेटिस्फाइड विद दिस अगस्त ऑफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? गांधी जी काफी टाइम तक साउथ अफ्रीका में रहे थे और वहां उन्होंने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने जो जो टैक्टिक्स अपनाई उस सबका पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया साउथ अफ्रीका में। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर को कि सॉर्ड और गन्स लेके चले गए विद्रोह, ब्रिटिश एम्पायर से डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे हैं। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब विद इन ब्रिटिश एम्पायर उनके रूल्स वगैरह से ही उन्हें बता रहे हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग एंड यू शुड लीव दिस कंट्री, दैट इज पैसिव रेजिस्टेंस। सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी जी, जैसे कि कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, यस यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ये हो रहा था, गांधी जी ने कैंपेन चलाया। कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, ब्रिटिशर्स ने इंडियन मैरिजेस को मानने से मना कर दिया था, तो इस बात पे भी सवाल उठे और गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस किया। टॉलस्टॉय फॉर्म भी किया, इसी को आगे चल के गांधी जी इंडिया में बहुत सारे आश्रम्स बनाएंगे, टॉलस्टॉय फॉर्म टाइप। सो ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है, 1 2 3। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे हाई यील्डिंग जो सेक्शन है ना वो है गांधी जी। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाते हैं, सो दिस इज डी, 1 2 3।
ये कराची सेशन है, 1931 में हुआ था। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1931 का कराची सेशन। कांग्रेस वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये सेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? अब इसका बैकड्रॉप क्या है? भगत सिंह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा भगत सिंह जी और ये पूरे जो मूवमेंट हुआ था, इसमें एक तो सोशलिज्म की बात आई और दूसरी बात आई कि हमें चाहिए कंप्लीट फ्रीडम फर्स्ट। तो इस बैकड्रॉप में कांग्रेस का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट में नहीं किया था, सेकेंड में गांधी जी जाएंगे, तो ये डिसीजन किया 1931 में हुआ। कांग्रेस लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द सेशन, सीडीएम का सेकेंड फेज। कांग्रेस स्पेल्ट आउट दैट स्वराज वुड मीन फॉर द मासेस, मतलब यहां बताया कि स्वराज मतलब खुद का राज, इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है स्वराज। स्वराज अब कांग्रेस की भी डिमांड होगी, तो ये किया था इन्होंने 1931 सेशन में। फंडामेंटल राइट्स की बात आई, यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात आई कि एक्चुअल में सेल्फ रूल है वो क्या है, इंडिया क्या चाहता है। ये सबका बैकड्रॉप स्टार्ट हुआ कराची सेशन 1931 में। सो राइट आंसर इज दिस सी, दैट इज वाई दिस वाज ऑफ सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस। राइट आंसर इज सी। दिस, which of the following books was written by तिलक जी when he was in the prison of Mandalay? तिलक जी को जेल में डाल दिया गया था, तो वहां उन्होंने उस टाइम को यूटिलाइज किया और किताबें लिखी। आपको बताना है उस किताब का नाम क्या है। गीता रहस्य, द ओरियन, द आर्कटिक होम इन द वेदास, माई लाइफ एज अ प्रिजनर। सो यहाँ जो तिलक जी ने किताब लिखी थी उसका नाम है ए, गीता रहस्य। सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री। ऑल राइट, नेक्स्ट आप लोग ना इसी के साथ साथ लाइव सेशन में आके आंसर ट्राई करने का कोशिश करो, क्योंकि ऐसे तो क्या होता है ना, प्रीलिम्स का पेपर अगर आपको बाद में कभी दें तो आप बड़ा अच्छा स्कोर करोगे। रियल एग्जाम में स्कोर करना ही डिफरेंस होता है। रियल एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उस टाइम पे कंसंट्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन के बाद भी आप सही एलिमिनेट कर पा रहे हो। आराम से बाद में विदाउट प्रेशर करोगे तो ऑब्वियसली यू विल डू बेटर। अंडर प्रेशर जो परफॉर्म करता है ना वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। ओके, तो लाइव आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करने की कोशिश करो 9 to 9:30 विंडो में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन इलास्टिक? इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? हाई कॉम्पिटिशन इन प्रोडक्ट कैटेगरी है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट है फॉर द प्रोडक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब जैसे इलास्टिक है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? फोर्स लगता है तो ये फैल जाता है, फोर्स कम होता है तो ये श्रिंक हो जाता है, दैट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। बट अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, बट कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे, तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक। शब्दों के मतलब में जाइए, इन इलास्टिक। तो इकोनॉमी में भी ऐसे ही होता है, कोई प्रोडक्ट अगर इन इलास्टिक है मतलब वो प्रोडक्ट खरीदना ही है, वो चाहे महंगा हो जाए सस्ता हो जाए, हमको वो बेसिक एसेंशियल्स है, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो वो प्रोडक्ट हमको खरीदना ही पड़ेगा, तो वो इन इलास्टिक है। तो प्रोडक्ट इन इलास्टिक है तो उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, यू विल हैव टू बाय दैट प्रोडक्ट, दैट इज इन इलास्टिसिटी। हाई कंपटीशन इन प्रोडक्ट कैटेगरी में होगा तो उसके सब्सटीट्यूट्स भी आएंगे। आपको जैसे इस बिस्किट की कीमत बढ़ा दी तो आप ऑल्टरनेट पे चले जाओगे, कंपटीशन बहुत है, तो वहां ना इलास्टिसिटी होगी, इन इलास्टिसिटी नहीं होगी। सो प्रोडक्ट अगर इन इलास्टिक है तो क्या होगा, उसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, ये ट्रू है। बट कंपटीशन हाई नहीं, लो है यूजुअली जब प्रोडक्ट इन इलास्टिक होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज हाई कंपटीशन नहीं होगा, लो कंपटीशन होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, which of the following statements is are correct regarding expansionary monetary policy? Expansionary monetary policy, it increases the money supply, it is achieved by increasing the interest rates, it aims to increase demand in economy. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी का मतलब हम जगह बढ़ा रहे हैं, मतलब ज्यादा पैसा पंप कर रहे हैं हम इकोनॉमी में। दिस इज डोविश, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो ये तो ट्रू है। इट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे अपन तो मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? इट एम्स टू इंक्रीज डिमांड इन द इकोनॉमी, यस हम डिमांड बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं ताकि लोगों के पास पैसे आए, लोग खर्चा करें तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है।
ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये होता है डिक्रीज। जैसे रेपो रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, कट्स हो रहे हैं, हाई नहीं कर रहा है। और इस बात पे आरबीआई का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग में फेल हो रहा है। सो द राइट आंसर इज सी, 1 and 3. All right. Next. In the budget 2021-22, which of the following statements are presented? कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट की गई अभी जब बजट पेश हुआ? तो बजट एस्टिमेट था 21-22 का, रिवाइज्ड एस्टिमेट था 20-21 का, एक्चुअल अमाउंट था 19-20 का। ओके, तो यू हैव टू टेल कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अभी प्रेजेंट किए जाते हैं। अब हमें बजट बताना है 21-22 का, मतलब दिस करंट ईयर का। 21 से स्टार्ट हुआ, 21 से स्टार्ट हुआ और फरवरी दिस नेक्स्ट ईयर तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो ऑनगोइंग है ना, यहाँ हम एस्टिमेट्स बताएंगे कि कितनी इनकम होगी हमारी, कितना खर्चा होगा, इस सब का एक रफ एस्टिमेट देंगे 21-22 का। अब जो पिछला साल था वो कंप्लीट हो गया, तो उधर भी हमने कुछ बजट दिया होगा पिछले साल में, बट वो एक्चुअली मैच तो हुआ नहीं होगा, कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, तो वहाँ का रिवाइज्ड एस्टिमेट आएगा 20-21 का। और उससे भी जो पहले का जो साल होगा 19-20 का, वो अब कंप्लीट फाइल क्लोज हो गई है, तो वहाँ के एक्चुअल अमाउंट्स होंगे कि क्या क्या खर्चा हुआ, क्या इनकम हुआ। तो हमेशा 3 आते हैं, प्रेजेंट, ऑनगोइंग और नेक्स्ट का 21-22 का एस्टिमेट आएगा, 20-21 का रिवाइज्ड आएगा और 19-20 का एक्चुअल अमाउंट आएगा, क्या खर्चा क्या आमदनी हुई। सो द राइट आंसर इज डी। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिशेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? अगले 30 दिन में आई कवर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है पॉसिबल है, वो सब अपन यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सी रिपोर्ट है, कौन सा इंडेक्स वगैरह है, विल कवर एवरीथिंग। ओके, जैसे ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ऐसे रिपोर्ट वाले 1 या 2 सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो यू हैव टू टेल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया में कौन इसको रिलीज करता है। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये काम नीति आयोग का नहीं है, ये काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का भी नहीं है। ये जो काम है वो आरबीआई का है, बिकॉज आरबीआई ओवरऑल इंचार्ज होता है दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो द राइट आंसर इज बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, कपिला। कपिला कैंपेन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? कपिला क्या है? ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज है, जैसे कपिला पशु आहार ऐड देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउज, इस पे भी सरकार का बहुत फोकस है, काउज। न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन अंडर पॉवर्टी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी। अभी इतना कैपेसिटी तो है नहीं कि हम 5G को इंडिजिनाइज करें, तो ये तो होगा नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउ के डेवलपमेंट, नो दिस इज नॉट देयर। न्यूट्रिशन, ये भी वेग सा स्टेटमेंट है, बोगस है, ये बोगस है। सो द राइट आंसर हियर इज दिस ए। ये जो चीज है ना, ये इंटेलेक्चुअल राइट्स के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कपिला का जो फुल फॉर्म है वो है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ओके, सो द राइट आंसर इज ए। ऑलराइट, तो दिस कंप्लीट्स इकोनॉमी। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। अब जैसे ये 3 रिपोर्ट्स हैं, यूएनएपी की है या नहीं है? आंसर, which of the following reports are published by the United Nations Environment Program UNEP? Emission Gap Report, Global Environment Outlook, Invest into Healthy Planet. You have to tell इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ये तीनों के तीनों करेक्ट है। ये भी यूएनईपी की रिपोर्ट है, ये भी यूएनईपी की है और इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट भी यूएनईपी की है। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया? 2 टाइप की मिसाइल्स प्राइमरली होती है, क्रूज और बैलिस्टिक। क्रूज का मतलब होता है वो एयरप्लेन की तरह है, ऐसे प्लेन की तरह वो ऐसे ऐसे सीधा सीधा जाएगी, जहां अटैक करना है वहां नीचे एक्यूरेसी से ड्रॉप हो जाएगी। सो वो होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मतलब पैराबोला, ऐसे करके मूव करती है, पहले हाइट पे जाएगी फिर पैराबोलिक मोशन फॉलो करते हुए जहां डेस्टिनेशन है वहां पे टारगेट के ऊपर वो ड्रॉप होगी, तो वो बैलिस्टिक है। यू हैव टू टेल नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया। शौर्य, पृथ्वी, ब्रह्मोस, नाग। अब ये जो ब्रह्मोस है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एंड मॉस्कोवा, क्रूज, ब्रह्मोस। तो 2 तो होगा नहीं, तो ये गया, है ना। नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल पूछा था, मतलब 2 तो होगा ही होगा, तो ये गया, करेक्ट बताना है। अब जो दूसरा ब्रह्मोस की तरह क्रूज मिसाइल है वो है नाग।
पृथ्वी जो है ये तो बैलिस्टिक मिसाइल है, बिकॉज पृथ्वी क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, इतनी ह्यूज रेंज में यूजुअली बैलिस्टिक ही होती है, तो पृथ्वी क्या है, कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, तो पृथ्वी तो बैलिस्टिक है, तो पृथ्वी मतलब 3 जहां था वो नहीं था, तो ये ऑप्शन हट गया था। राइट ऑप्शन है दिस 2 एंड 4, 2 एंड 4। शौर्य है, ये भी बैलिस्टिक है, क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस और नाग। ओके, ये बताइए, ये है प्रगति। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एंटिटीज आर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द प्रगति प्लेटफॉर्म। प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मॉनिटरिंग कैसे करोगे, जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसका गवर्नेंस कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज दिस आईटी प्लेटफॉर्म प्रोएक्टिव। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह काफ़ी हम अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, पीएमओ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम गवर्नेंस के लिए है, तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो होगा नहीं, दिस इज एक्चुअली अबाउट ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव्स, ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ जो होते हैं ना वो ये 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, पीएम खुद देखते हैं, 1-on-1 बात करते हैं। उसके फिर यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, और फिर हर राज्य का चीफ सेक्रेटेरिएट होता है। तो पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरीज, ये 3 लेयर्स होती है दिस प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का। सो राइट आंसर इज सी, 1 and 3। 24th, the Maritime India Summit 2021 is being organized by which of the following institutions? ये मैरीटाइम बहुत हाई यील्डिंग है, इस पे सवाल आएगा। मैरीटाइम इंडिया समिट ये किसने किया था? मैरीटाइम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, नीति आयोग। नीति आयोग ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा था, नीति आयोग नहीं होगा। इंडियन नेवी भी ऐसा समिट यूजुअली नहीं कराएगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बहुत वेग है। ये जो हुआ था ना वो पोर्ट डेवलपमेंट, शिपिंग, कैसे हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस करें और डेवलपमेंट करें, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, उसके लिए आया था मैरीटाइम इंडिया समिट। तो ये अभी मेडन हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नई चीज शुरुआत होती है ना तो वो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विज्ञान ज्योति प्रोग्राम? विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, इसका इनिशिएटिव क्या है? शब्दों पे जाइए। एनकरेज करे गर्ल स्टूडेंट्स को टू परस्यू देयर करियर्स इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बूस्ट करे कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। क्वालिटी एजुकेशन हो रिमोट ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया में। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। ये जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है? इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स है, वेग लग रहा है, पर ये ट्रू है। एनकरेज गर्ल स्टूडेंट्स टू pursue their career in science, engineering and technology because this is विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। ओके, तो जैसे गर्ल्स का भी स्टेम में पार्टिसिपेशन कम होता है, आईआईटीज में पार्टिसिपेशन कम है, तो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में एनकरेज करना है। तो दिस इज विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। ऑल राइट, सो दिस इज 25th क्वेश्चन एंड दिस completes 25 MCQs in 25-30 minutes. Okay. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe, and tell me your score as well. Okay.